होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ हाल में हुई गतिविधियों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला ये कि 2 जनवरी 2021 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रेस रिलीज निकाला है और उस प्रेस रिलीज में उनका कहना ये है कि जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए किसी भी स्टूडेंट को एलिजिबल होने के लिए कम से कम 3 इयर्स प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जैसे ही ये प्रेस रिलीज आया, YouTube चैनल्स पर होड़ लग गई इस चीज की एनालिसिस करने के लिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया आखिरकार क्या कहना चाहता है। मैं पिछले 7 सालों से लॉ पढ़ा रहा हूँ, कई सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए, मेरा स्पेशलाइजेशन कमर्शियल लॉ में है, लेकिन मैं लगभग सभी विधि के विषयों में रुचि रखता हूँ, लेकिन मूलतः मेरा पढ़ाने का जो फोकस है वो कमर्शियल लॉ है। और मैं ये देख रहा था कि YouTube पर कई चैनल्स हैं, लेकिन कमर्शियल लॉ या कॉर्पोरेट लॉज को डेडिकेटेड कोई स्पेसिफिक लीगल स्टडी नहीं हो पा रही है। हमने इस चैनल की शुरुआत कई ऑब्जेक्टिव्स से की और आज ये पहला वीडियो है जिसको हम बना रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि इस पहले वीडियो के द्वारा हम आप तक ये संदेश पहुंचा पाएं कि हम आखिरकार करना क्या चाहते हैं। मेरे पिछले 7 वर्षों के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने कई तरह की चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। आज उन सभी एक्सपेरिमेंट्स का एक मिक्सचर, एक एनालिसिस, एक रिजल्ट मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं कि लॉ टीचिंग का पर्पस क्या होना चाहिए या लॉ पढ़ने के लिए स्टूडेंट को किस तरह की अप्रोच डेवलप करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लॉ एक पर्पस के लिए बना हुआ है और हमें लॉ को उसके पर्पस को ध्यान में रखते हुए ही पढ़ना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से लॉ उसके पर्पस से कनेक्टेड है और वो पर्पस सिर्फ एक ही है, that a person who studies the law should gain competency to solve a problem. अब ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, शायद बार काउंसिल प्रैक्टिकलिटी से यही कहना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रैक्टिकलिटी की बात बार काउंसिल और तमाम YouTube चैनल्स कर रहे हैं, मेरे नजरिए से वो प्रैक्टिकलिटी ये है कि जो भी लॉ पढ़ रहा है उसको लॉ पढ़ने के बाद कम से कम इतना अनुभव हो जाए कि उसके सामने आई हुई किसी भी विधिक समस्या का वो अपने द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान से एक समाधान निकाल सके। He should be able to identify a proper solution to a problem out of the entire knowledge of law that he has. Now, लॉ में हम जब लर्निंग करते हैं तो लॉ लर्निंग के कितने पार्ट्स होने चाहिए या लॉ की लर्निंग से हम समझते क्या हैं। जैसे हम कहते हैं that I will teach you the law. Now what I will teach you is the fundamental question कि हम लॉ को क्या पढ़ते हैं, लॉ को क्या समझते हैं। देखिए, लॉ में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है उसकी अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जिस भी लॉ के बारे में यहाँ बात की जाएगी वो लॉ है क्या। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है that you should develop some conceptual foundation. You should develop a conceptual foundation, a very strong conceptual foundation. Strong conceptual foundation से आपका बेनिफिट ये होगा कि जब आप किसी लॉ को उसकी गहराई में समझते होंगे तो आपको प्रॉब्लम देख करके ये अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह के लॉ से वो रिलेटेड है या कितनी इंटीग्रेशन लॉ की गई है या कितनी इंटीग्रेशन की जानी आवश्यक है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो मेरा सभी स्टूडेंट्स से जो भी यहाँ लॉ सीखने आए हैं, जो भी YouTube या और वेबसाइट्स हैं या बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके जरिए जो भी लॉ पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग काम सही नहीं कर रहे हैं, काम सभी अच्छा कर रहे हैं, अपनी क्षमता के हिसाब से कर रहे हैं और विद्यार्थियों के हित में कर रहे हैं, फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन हमारा कहना यह है कि लॉ को अगर उसके पर्पस से कनेक्ट करके रखा जाए तभी टीचिंग का एक सही पर्सपेक्टिव सामने आएगा। अब
ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है क्या, हम इससे आखिरकार समझते क्या है? आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है कि इफ पर्सन ए एंड पर्सन बी, मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूं बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सपोज पर्सन ए और पर्सन बी के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ था और आज की डेट यानी कि 7 जनवरी 2021 को फॉर एनी रीजन दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम वाइडेबल। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है और सबको समझ में भी आ रहा है। वाइडेबिलिटी, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो हमारे आगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लेक्चर्स जिनसे हम शुरू करेंगे तो उसमें वाइडेबिलिटी जानेंगे। जो लोग जानते हैं कि वाइडेबिलिटी क्या होती है, आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कई सारे प्रोविजंस में वाइडेबिलिटी होती है। नाउ इफ an agreement which was concluded between Mr. A and Mr. B has become voidable. Voidable कब बनेगा? When the voidability is as per the provisions of Indian Contract Act 1872। देखिए कोई एग्रीमेंट voidable तब होगा जब उसको voidable बनाने के लिए जो बेसिस है, जो रीजन है, जो रेशनल है, वो रेशनल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किसी भी एक प्रोविजन में लिखा गया हो। एग्जाम्पल के लिए मिसरिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड है, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जहां पर voidability की बात की गई है। अब voidability क्या होती है, किन कंडीशंस में voidable होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, केस लॉज में क्या है, ये थ्योरेटिकल फाउंडेशन है। हम यहाँ पर सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि अगर इस थ्योरी को प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ा जाए तो कैसे सॉल्यूशन निकलता है। देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर एक एग्रीमेंट voidable हो जाए और मिस्टर एक्स अप्रोचेस अ लॉयर, मिस्टर ए लॉयर या लॉ स्टूडेंट के पास गया जिसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ा हुआ है, आपकी तरह मेरी तरह। अब he puts a question, what next to do? अगला स्टेप क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो ए और बी के बीच में हुआ था कुछ समय पहले, वो आज 7 जनवरी 2021 को वाइडेबल हो गया है। अब हमें आगे क्या करना है? देखिए सिंपल सा लॉजिक ये कहता है कि अगर एक एग्रीमेंट वाइडेबल हो गया है तो भलाई इसी में है कि उसको अवॉइड कर दिया जाए। लेकिन प्रैक्टिकलिटी से जो बार काउंसिल का और मेरा दोनों का समझना है, जहां तक मैं समझ रहा हूं कि बार काउंसिल शायद इसी बारे में बात कर रहा था कि अगर किसी एग्रीमेंट को जो वाइडेबल हो गया है अवॉइड करना है तो हम किस प्रोसीजर को फॉलो करें। यानी कि एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटालिटी डेवलप करनी चाहिए। जो हम शुरू में बता रहे थे कि अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, उस थ्योरी को अगर आप गिवन सेट ऑफ फैक्ट्स पर अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व करना जानते हैं, देन यू आर गोइंग विद अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ। अपने इन लेक्चर्स में हम इस चैनल के जरिए, लर्न द लॉ के जरिए इसी ऑब्जेक्टिव को लेके चलेंगे कि हर प्रोविजन, हर डेयर एक्ट, हर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को कैसे डेवलप किया जाए। जो मेरे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देख करके इसका आंसर निकालना चाहते हैं वो जरूर इसका आंसर निकालें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ कि जिस तरीके से हम पढ़ाना चाहते हैं या जो ये चैनल आपको स्पेशली ऑफर कर रहा है वो चीजें क्या है। देखिए सबसे पहले हम लॉ की स्टडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉ की अपनी स्टडीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले होगा थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जब भी हम अपना कोई भी लेक्चर बनाएंगे सबसे पहले हम उसमें थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करेंगे।
यानी कि जो आप अमूमन अपने कॉलेजेस में, अपने यूनिवर्सिटीज में, अपने प्रोफेसर्स के द्वारा सुनते हैं, वो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग एक बार हम भी फॉर रिफ्रेशिंग द मेमोरी हम भी उस थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में हम प्रैक्टिकलिटी पर फोकस करेंगे, यानी कि जो अभी अभी हमने थ्योरी में पढ़ा है वो उसमें प्रैक्टिकलिटी क्या है, व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिकलिटी इज इन्वॉल्वड इन समथिंग व्हिच यू हैव जस्ट नाउ स्टडीड। और तीसरा हम प्रॉब्लम्स एंड पर्सपेक्टिव्स पर भी फोकस करेंगे। जनरली लोग इसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन हम फिर भी प्रॉब्लम्स एंड पर्सपेक्टिव्स की बात करेंगे कि कानून में, लॉ में जो आप पढ़ रहे हैं, क्या उसमें कुछ अभी भी प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है। थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग की हम शुरुआत करेंगे। देखिए, हर इस कंपोनेंट को, ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं। इन ब्लॉक्स में जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है वो आपके काफी काम की होगी। सबसे पहले हम इसमें लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क को समझेंगे। अब लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या होता है ये आप लोग शायद जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, तो जब हम लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की शुरुआत करेंगे तो आपको इसके बारे में आइडिया हो जाएगा कि लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या होता है। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क का यूज किया जाता है जब किसी लेजिस्लेशन को रिव्यू करना होता है। जब भी हम किसी लेजिस्लेशन का रिव्यू करना चाहते हैं तब हम लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क को समझते हैं। यानी कि सपोज करिए कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सिंपल सा एग्जांपल ये है कि इफ देयर इज सम इमिनेंट प्रॉब्लम and the problem is to be solved through a legislation। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एक नया लेजिस्लेशन बना देना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा या एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन में अमेंडमेंट कर देना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। यानी कि आपके पास दो चॉइसेस होंगे, या तो आप अपने लॉ को अमेंड कर सकते हैं या फिर एक नया लॉ एनैक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और लेजिस्लेटिव काउंट आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, either to amend the existing law or to enact a fresh law। हम लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की जब बात करेंगे तब हम ये डिस्कस करेंगे कि इस लेजिस्लेशन को किस ऑब्जेक्टिव से बनाया गया, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इस लेजिस्लेशन की डिजाइन कैसे की गई और उस लेजिस्लेशन के क्या-क्या पर्पसेस हैं। सेकंड पॉइंट जिस पे लॉ स्टूडेंट्स काफी क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं क्लास में भी जब मैं पढ़ाता हूं कि सर केस लॉज को कैसे यूज किया जाए। हम काफी बार अक्सर ये सोचते हैं कि कुछ केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ केस लॉज पढ़ने ही पढ़ने हैं, कुछ केस लॉज नहीं पढ़ने हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि केस लॉज को तब यूज किया जाता है when it is really necessary, when the necessity arises, तभी केस लॉज को पढ़ना है। कौन से केस लॉज को पढ़ना है? वो बेसिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है, वो बेसिक लीगल मेथड का पार्ट है। यहाँ पे हम ये समझना चाहते हैं कि केस लॉज को अगर यूज करना है तो कैसे करना है। हमने इसको थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग का ही एक पार्ट बनाया है। केस लॉज के यूज में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो बच्चे पूछते हैं वो ये होते हैं कि केस लॉज को यूज करते समय हम इंडिया के केस लॉज यूज करें या ब्रिटेन के केस लॉज यूज करें, उसमें रिसर्च का कितना इनपुट है, कौन सी वेबसाइट सर्च करें, इंडियन कानून देखें या फिर एससीसी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें या फिर ईबीसी वेब स्टोर को सब्सक्राइब करें। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस बच्चों के मन में होते हैं, उनको भी हम यहाँ पर टेक अप करेंगे। तीसरा पॉइंट, हम जो अक्सर स्टूडेंट्स जिस चीज को छोड़ देते हैं वो है स्कोप ऑफ एप्लीकेशन। देखिए, कोई भी लॉ अगर बनाया गया है आपके सामने, उस लॉ का एक स्कोप होता है, वो लिमिटेड भी हो सकता है, अनलिमिटेड भी हो सकता है। लेकिन जिस लॉ को आप पढ़ रहे हैं, जिस लॉ में आप थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहे हैं, आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उसका स्कोप कितना है, to what extent it is applicable, and if it is applicable to what extent the problems can be solved। ये बहुत जरूरी है कि आप हर लॉ की थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बनाते समय ही उसके स्कोप ऑफ एप्लीकेशन को भी बहुत अच्छे से समझ लें। अब प्रैक्टिकलिटी की हम बात करेंगे। प्रैक्टिकलिटी में जैसा मैंने आपको बताया कि लॉ एक पर्पस के लिए बना है, और अगर आप लॉ को पढ़ रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, तो आपको उसका एक पर्पस व्हिच इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बहुत क्लियर होना चाहिए।
और आपकी लर्निंग तभी कंप्लीट होगी, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब आप कोई रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी डेवलप कर लेंगे। इसमें सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रैक्टिकलिटी में हम सबसे पहला पॉइंट जो लेंगे वो है एनालाइजिंग द नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम। देखिए अक्सर ये होता है कि हम लीगल प्रॉब्लम्स को तो देखते हैं लेकिन उसके नेचर को नहीं समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं इस स्टेज पर आपके सामने रखता हूँ कि टीवी में दिखाए जाने वाले एडवर्टाइजमेंट्स, जो टीवी में आप एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं अपने घर पे या यूट्यूब पर या मोबाइल पर, जो भी आप एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं क्या वो ऑफर की कैटेगरी में हैं? जैसे कि जब आप सेक्शन 2A पढ़ते हैं तो उसमें आपको मिलता है कि when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing something with a view to obtain the other's assent, he is said to make a proposal or an offer. Proposal जो है वो कब होता है? When one person signifies to another his willingness to do. तो टीवी एडवर्टाइजमेंट्स में आप देखेंगे कि आपको एक सिग्नल मिल रहा है, something is getting signified. एक सिग्नल इस चीज का मिल रहा है that I want to do this 30% off, it means the total cost is reduced, ये ऑफर आपको मिल रहा है। या if you buy one you will get one free, this is also a kind of reduction in the cost। तो अगर क्वेश्चन आपके सामने एक आए, मैं क्या बात कर रहा हूँ? एनालाइजिंग द नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि टीवी एडवर्टाइजमेंट्स जो आप देखते हैं या यूट्यूब पर देखते हैं, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स जिनको मैं कहता हूँ, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स को अगर मैं ये कहूँ कि वो प्रपोजल है तो आपका आंसर क्या होगा? क्या आप उसको प्रपोजल मानते हैं या नहीं मानते हैं? इसे हम कहते हैं एनालाइजिंग द लीगल प्रॉब्लम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कानून को समझने के साथ साथ आप उसकी प्रैक्टिकलिटी को भी समझते जाएं, क्योंकि अगर उसकी प्रैक्टिकलिटी आप मिस कर देंगे तो प्योर थ्योरी का कोई यूज नहीं है। उसका कारण ये है कि लॉ बना है कुछ पर्पसेस को अचीव करने के लिए, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो आपको प्रैक्टिकलिटी में सबसे पहले नेचर ऑफ द प्रॉब्लम के बारे में मालूम होना चाहिए और इसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट लेंगे। नेचर ऑफ द प्रॉब्लम के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में सोचें। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपने प्रॉब्लम का नेचर समझ लिया है तो पॉसिबल सॉल्यूशंस भी आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, if A and B have entered into a contract and the contract has now become void, तो आपको ये तो मालूम है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट void हो गया है तो वो void है, लेकिन A और B में से किसी एक को नहीं मालूम था, but since he has taken advice, legal advice from you, now you have made it clear that the agreement is void। अब solutions ये हैं कि जो भी loss, जो भी transactions A और B द्वारा इस एग्रीमेंट के फर्दरेंस में किए गए उन लॉसेस को या उन एक्ट्स को कैसे रिस्टोर किया जाए, रिकवरी। पॉसिबल सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है दैट यू हैव डिसाइडेड द केस इन फेवर ऑफ समवन। पॉसिबल सॉल्यूशन का मतलब ये भी होता है रिपरेशन। आपको टू मेक गुड द लॉस, ये भी सॉल्यूशन की ही कैटेगरी है। जैसे हम केस लॉस में पढ़ते हैं कि if the contract has been breached, then obviously a party who has taken advantage of that contract should pay back the advantages that he had received by virtue of that contract। वही चीज है यहाँ पर कि हम possible solutions के बारे में अपना एक practical vision रखें। अगर एक एग्रीमेंट voidable हो गया तो हमें क्या करना है, अगर एक एग्रीमेंट voidable नहीं है तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उसका एनफोर्समेंट कैसे होगा, ये भी प्रैक्टिकलिटी का ही हिस्सा है। सिर्फ voidability को लेकर नहीं चलेंगे, सिर्फ ये भी सोचेंगे कि अगर एक एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल है तो वो एनफोर्सिएबल किस तरह होगा, how the if there is any problem appearing in enforcement of the contract, then how you can solve that particular problem, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। देखिए प्रैक्टिकलिटी में जहां पे लॉ की बात आती है, लॉ में इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना एक काफी बड़ा चैलेंज है। ये कैसे है और क्या है?
देखिए लॉ कोई भी जब बनता है तो वो बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट के लिए बनाया जाता है, यानी कोई भी अगर लॉ है वो आपको हमेशा एक ही चीज सिखाएगा कि पार्टी ए एंड पार्टी बी इफ दे आर इंटरैक्टिंग टुगेदर देन द लीगल रिलेशनशिप विल पुट देम ऑन द सेम पेडल, सेम पावर। ऐसा नहीं होगा कि ए अंडर प्रिविलेज हो जाए और बी जो है वो ओवर प्रिविलेज हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ योर क्लाइंट और ऑफ अ पार्टी to any set of legal problem is also an aspect to be understood in practicality। तो practicality में हम तीन चीजें समझेंगे, प्रॉब्लम को एनालाइज करना, उसके सॉल्यूशंस डिजाइन करना और जो पार्टीज हैं उनके इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना। ये तीन चीजें हम प्रैक्टिकलिटी में यहाँ पर सीखेंगे। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की, प्रॉब्लम्स एंड पर्सपेक्टिव्स। प्रॉब्लम्स एंड पर्सपेक्टिव्स उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सब्जेक्ट में डीप जाना चाहते हैं। देखिए मैंने कहा कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग देंगे कानून की। तो प्रॉब्लम्स एंड पर्सपेक्टिव्स उनके लिए हैं जो थोड़ा सा आगे इससे भी बढ़ना चाहते हैं, यानी जिनको ये जानना है कि कैसे रिसर्च किया जाए। मैं बात कर रहा हूँ एलएलएम और पीएचडी लेवल के स्टूडेंट्स की, यहाँ तक कि इन दोनों के जो अंडरस्टैंडिंग है दिस इज सफिशिएंट टिल योर एलएलबी कोर्स। एलएलबी के लिए इतना सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा और डीप में लॉ को पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे उसमें एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, तो आई सजेस्ट कि आप पार्ट 3 को भी पूरा कवर करें। देखिए प्रॉब्लम्स एंड पर्सपेक्टिव्स में सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एरियाज ऑफ रिसर्च क्या हो सकते हैं। अब ये एरियाज ऑफ रिसर्च क्या है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है अमेंड और एनैक्ट। किसी भी लॉ में जब लिमिटेशंस आ जाएं, यानी कि जब आपको लगने लगे कि ये लॉ अब अपनी प्रॉब्लम को ठीक तरह से सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो आप उस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि लॉ को किस तरह से अपडेट करें, लॉ को किस तरह से चेंज करें या लॉ को किस तरह से एडजस्ट करें कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होने लगें। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आईपीसी में हमें मालूम है कि कई प्रोविजंस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए हैं। Now this fast track court, the concept of fast track court is an output of research। लोगों ने ये देखा कि अगर हम इस प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी को और अच्छे से बढ़ाना चाहें या इस पर्टिकुलर क्राइम को कंट्रोल करना चाहें तो हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। इज अ रिजल्ट ऑफ रिसर्च। लोगों ने इसको पढ़ा, इसको सीखा, इसको समझा, इसके बारे में और कंट्रीज में एनालाइज किया कि वहाँ क्या हो रहा है और अल्टीमेटली उनको ये पता चला कि अगर हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स रखें तो एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ विल बिकम मोर इजी, द पर्पस ऑफ द लॉ विल बी अचीव्ड वेरी सून। इसलिए हम एरियाज ऑफ रिसर्च को भी यहाँ पर लेकर के चलेंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। हम लोग वैसे तो हम लोग फॉर्मली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्ट करने वाले हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हर प्रोविजन, हर चैप्टर, पूरे लॉ लेजिस्लेशन पर भी हम एक बार ये फोकस जरूर करेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर अगर कोई रिसर्च करना चाहे तो पॉसिबल एरियाज ऑफ रिसर्च क्या होंगे। दूसरा हम ये देखना चाहेंगे कि लॉ में एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स क्या है। लॉ में एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स क्या है। अब जब मैं बात करता हूं लॉ में एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स की, तो मैं यहां बेसिकली दो प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूं। या तो लॉज में ओवरलैपिंग है, यानी कि कई लॉज बने हैं एक ही सब्जेक्ट पर और उन लॉज में ओवरलैपिंग है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और साथ ही साथ मैं बात करूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर मैं इन दोनों लेजिस्लेशंस की बात करूं तो ये लॉज एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, यानी कि जहां तक बात आएगी जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, वहां तक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखे गए हैं वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे भी अप्लाई हो जाते हैं। तो हम उन प्रॉब्लम्स को भी समझेंगे, यानी कि इंटीग्रेटिंग द सिस्टम। जैसे आप देखेंगे जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब इन प्रॉब्लम्स की जिक्र कई बार आएगा, ओवरलैपिंग की बात हम कई बार करेंगे। ओवरलैपिंग के अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम की मैं बात करना चाहता हूं वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी इन द सेंस कि कई जगह लॉ साइलेंट हो जाता है और अक्सर ये बात उन लेजिस्लेशंस में ज्यादा हमें देखने को मिली जो लेजिस्लेशंस
यूके से आए या जो यूके से इंस्पायर्ड है, उन लेजिस्लेशंस में अक्सर क्लैरिटी की कमी है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जिससे हम शुरुआत करने वाले हैं, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने देखा कि हमने कई सारे केस लॉज इंग्लैंड के पढ़े हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कई सारे कॉन्सेप्ट्स में यूके के केस लॉज हमको पढ़ने पड़ते हैं। व्हाई? बिकॉज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिकम्स साइलेंट ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। इसलिए हमें उसके मीनिंग को समझने के लिए, उसमें क्लैरिटी लाने के लिए हमें यूके के केस लॉज को पढ़ना पड़ता है। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस व्हेन वी विल फॉर्मली स्टार्ट विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तीसरा पॉइंट जो प्रॉब्लम्स एंड पर्सपेक्टिव में मैं लेके चलना चाहता हूं, वो है इफेक्ट्स ऑफ अ लेजिस्लेशन। इफेक्ट्स ऑफ अ लेजिस्लेशन। देखिए, प्रॉब्लम्स एंड पर्सपेक्टिव्स में सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी होगा कि एरियाज कौन कौन से हैं, स्कोप कौन क्या है उस पर्टिकुलर लॉ के एप्लीकेशन का, और उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि इसमें बेसिकली मैं कौन कौन से क्लॉजेस रखना चाहूंगा, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं इसमें रखना चाहता हूं रिपील एंड सेविंग्स। ये दो ऐसे क्लॉजेस होते हैं बेयर एक्ट में जिनको जनरली बच्चे नहीं पढ़ते, क्योंकि वो सोचते हैं कि रिपील एंड सेविंग्स का कोई बहुत यूटिलिटी है नहीं। लेकिन रिपील एंड सेविंग्स क्लॉज जिस भी बेयर एक्ट में है, उसका एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है। अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो सेक्शन 1 में ही सेविंग्स क्लॉज है। सेविंग्स क्लॉज वहां पर ये बताता है कि किसी कस्टम और ट्रेड या किसी यूसेज को या किसी और लॉ में अगर कॉन्ट्रैक्ट के अलग प्रोविजंस बनाए गए हैं, तो उन पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ कंसिस्टेंट है। तो ये रिपील एंड सेविंग्स क्लॉज, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, और ये इफेक्ट्स ऑफ अ लेजिस्लेशन में आता है, क्योंकि कई बार लेजिस्लेशंस रिप्लेस होते रहते हैं, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। तो हर लेजिस्लेशन की रिपील एंड सेविंग्स क्लॉज का क्या यूटिलिटी है, उसके क्या इफेक्ट्स हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इस पैटर्न पर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो आपको इन तीनों एस्पेक्ट्स में कई सारे डिस्कशंस हमारे मिलेंगे, और आपको ये दिखाई देगा अल्टीमेटली कि थ्योरी, प्रैक्टिस और उसके प्रॉब्लम्स तीनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, इन तीनों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसी वजह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये कह रही है कि हर बच्चे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना चाहिए। ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, एक्चुअली इससे होगा क्या? इस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको थ्योरी भी समझ में आएगी, आपको प्रैक्टिकलिटी भी समझ में आएगी, और प्रॉब्लम्स एंड पर्सपेक्टिव्स भी समझ में आएंगे। इस प्रैक्टिकलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कोर्ट में जाना, कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना, केसेस को परसू करना, वकालतनामा लगाना, इन सिर्फ इन्हीं चीजों को प्रैक्टिकलिटी मत समझिए। Now moving to the next part. इसके बाद हमें ये डिस्कस करना है कि हम अप्रोच अपनी कैसे बिल्डअप करें। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम लोग भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द, तो हम ये समझना चाहते हैं कि हम अप्रोच में क्या क्या चीजों को कवर करें। व्हाट इज द बेसिक एसेंशियल नीड टू डेवलप द करेक्ट अप्रोच इन अंडरस्टैंडिंग द लॉ। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आनी चाहिए। सबसे पहला काम आपका ये है कि किसी भी लॉ को अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उसको इस ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़िए कि आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आए। प्रॉब्लम, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी दिया कि if there is an agreement between A and B which was concluded earlier but now as of today the agreement has become voidable, what is the legal procedure to avoid the contract? ये चीज आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से रिलेटेड है। सेकंड, मैं ये कहूंगा कि आपके पास ऑब्जर्वेशन की एंड एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस का आपके पास एक कमिटमेंट हो, यानी चीजों को आप ऑब्जर्व करें और अपने लीगल कंसेप्ट जिनको आप पढ़ रहे हैं उनको उससे रिलेट करें। जैसे मैं जब एग्जांपल दे रहा था कि जो भी एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं क्या वो प्रपोजल्स होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी चीज है जिसे आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, इसे आपको किसी बुक में नहीं पढ़ना है, या हर बुक या गूगल आपको इस चीज का सॉल्यूशन नहीं देगा कि कोई भी कमर्शियल ऐड जो आप देख रहे हैं क्या वो एक प्रपोजल है। ये
गूगल आपको इसका एक डेफिनेट आंसर नहीं देगा। ये आपके ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड आपका अपना एक एनालिसिस और अपनी एक रिसर्च होती है। ये थिंकिंग है, मैं इसको रिसर्च भी नहीं कहूँगा, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू थिंकिंग एबिलिटी। तो ऑब्जर्वेशन आपका बहुत शार्प होना चाहिए। आप जो कंसेप्ट सीख रहे हैं उन कंसेप्ट्स को लाइफ में या आपके अपने सराउंडिंग्स में होते हुए देख सकें कि हाँ ये कंसेप्ट्स हो रहे हैं। थर्ड इज टू ट्रेस द कंटेम्परेरी डेवलपमेंट। अब यहाँ पर आपको आज जो गतिविधियां हो रही हैं, जिस लॉ को आप पढ़ रहे हैं उस लॉ से संबंधित जो भी गतिविधियां हो रही हैं उसके बारे में आपको नजर रखनी है। कंटेम्परेरी डेवलपमेंट्स अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि लॉ कितना फ्लेक्सिबल है, लॉ कितना अडैप्टेबल है, लॉ में किन किन जस्टिफिकेशंस और मॉडिफिकेशंस की जरूरत है। ये सारी चीजें आपको तब पता चलेंगी जब आप कंटेम्परेरी डेवलपमेंट्स पर भी अपनी निगाह बनाए रखेंगे। मेरे हिसाब से प्रैक्टिकलिटी का सही मतलब यही है। और अगर आप किसी भी लॉ को पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं, देखिए लॉ की लर्निंग, लॉ की टीचिंग एक सबसे अलग एटमॉस्फेयर है। एक लॉ में जब तक आप उसकी करेक्ट अप्रोच को नहीं पकड़ पाएंगे, आप किसी भी चीज को सॉल्व करने की एबिलिटी अर्जित नहीं कर पाएंगे। यू वोंट बी एबल टू गेट थ्रू एनी टिपिकल लीगल प्रॉब्लम।